हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, कर्मचारियों का जो बचत है, और प्रक्रियन उपबंध अधिनियम 1952। तो ये जो अधिनियम है वो 1952 में संसद में पेश किया गया था। ये अधिनियम उस वर्ष का 15वां संस्करण 15वां विधेयक था जो कि संसद में पेश किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कारखाना और अन्य संगठनों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए भविष्य निधि संस्था की स्थापना करना था। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? कर्मचारी भविष्य निधि सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बचत का एक प्रमुख साधन है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के आने के बाद हुई थी। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 पारित किया गया, जो कि अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के नाम से जाना जाता है। ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। लागू होने के बाद अब तक इसमें 15 बार संशोधन हो चुके हैं। 15 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है कर्मचारी भविष्य निधि में। तो कर्मचारी भविष्य निधि जो है वो भारत में वेतन, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भारत के वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक और लोकप्रिय निवेशों में से एक है। अभी किसके अंतर्गत आता है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कार्यरत करना। तो नियोजन आयोग और त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों ने इस योजना के ऐसे विस्तारण की संस्तुति की थी। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1956 ने सरकार को इस अधिनियम की गैर कारखाना संस्थापनों तक विस्तारित करने के लिए अधिकृत कर दिया। सरकार ने इस अधिनियम को 30 अप्रैल 1957 को चाय, कहवा, रबर, इलायची और पेपर के बागानों में नियोजित कर्मकारों पर लागू कर दिया, जिनमें 50 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित थे। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति प्राप्त है कि 2 महीने से अन्यून की अवधि में, ठीक है, 2 महीने से अन्यून की अवधि में ऐसा करने के अपने आशय की नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को किसी ऐसे स्थापन तक विस्तारित कर सकती है जहां की उस अधिसूचना में यथाविहित संख्या में, यानी जो दी हुई है उस संख्या में व्यक्ति नियोजित हो। केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कर्मचारियों की संख्या 20 से कम भी हो सकती है। तो अनुसूचित उद्योगों के किसी कारखानों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए 2 कंडीशन होना आवश्यक है। कौन कौन से 2 शर्तें होना आवश्यक है? उस क्षेत्र के किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही हो, जिसमें कि उस कारखाना का क्षेत्र भी शामिल हो जो कि शक्ति के द्वारा या फिर बिना शक्ति के चालित है। और दूसरा शर्त है, ऐसे किसी प्रतिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित ना हो। नियोजन शब्द से किसी स्थापन, अब नियोजन शब्द के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नियोजन शब्द जो है वो किसी स्थापन के बराबर के नियमित क्रम में नियोजन अभिप्रेत है। ऐसे नियोजन में कम से कम के लिए कुछ व्यक्तियों का किसी विशेष आवश्यकतावश नियोजित किया जाना, या फिर किसी ऐसे तात्कालिक और कुछ समय के लिए अस्थायी परिस्थिति के कारण जो कि उस स्थापन के नियंत्रण के बाहर हो, कुछ लोगों का नियोजित कर दिया जाना सम्मिलित नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी ऐसे संस्थापन में जिसमें कि साल के अधिकाधिक समय में संस्थान के सामान्य कारोबार यानी जो बिजनेस है उसके लिए निश्चित संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं, इस अधिनियम का प्रवर्तन यानी एप्लीकेशन मात्र इस कारण से नहीं रुक जाएगा कि उस संस्थान में नियोजन साल भर नहीं रहता है, यानी उस एस्टेब्लिशमेंट में नियोजन साल भर नहीं रहता है। 20 व्यक्तियों से कर्मचारी का अर्थ अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 2 च, कितना? धारा 2 च में कर्मचारी की परिभाषा दी गई है।
उस अर्थ में किसी संस्थान में 20 व्यक्तियों का नियोजन, चाहे वह एक दिन के लिए किया गया हो या फिर संस्थान को इस संविधि यानी स्टेटस के परिक्षेत्र के भीतर ला देता है। जहां कुछ स्थायी कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण किसी संस्थान में कुछ और व्यक्ति नियोजित कर लिए जाते हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को कर्मचारी के रूप में गिना जाएगा जो कि संस्थान में काम कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को गिना जाएगा, ठीक है, जो कि कार्यरत हैं। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशन बनाम अमरनाथ और अन्य के बाद में संस्थान में कर्मचारियों की संख्या 15 से कम हो गई थी, ठीक है। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशन बनाम अमरनाथ और अन्य के बाद में संस्थान के कर्मचारियों की संख्या 15 से कम हो गई थी और प्रोविडेंट फंड अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई थी। अधिकारियों ने परीक्षणोपरांत ये आदेश दिया कि जो भी राशि देय पाई जाए प्रतिष्ठान उसका भुगतान कर दे। नहीं, उसके बाद प्रतिष्ठान को ये आदेश दिया गया कि इस अधिनियम और स्कीम के उपबंध उस पर लागू रहेंगी, वो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकता है। तो इन तथ्यों के आधार पर ये अभिनिर्णित हुआ कि प्रतिष्ठान केवल इस बात के दायित्वाधीन है कि वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को इस आशय की सूचना दे दें कि प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है। जो प्रतिष्ठान में काम कर रहे व्यक्ति उनकी संख्या कम हो गई है, ये सूचना दे। ये सूचना व्यक्तियों की संख्या कम होने के समय से जिस दिन तक पूरा साल होता है, जिससे 1 महीने की अवधि के अंदर दे दी जानी चाहिए, ठीक है। इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के लिए कमिश्नर की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस आशय की सूचना पर्याप्त होती है, लेकिन यदि प्रतिष्ठान सूचना देने के बाद भी अंशदान भुगतान करता रहा है तो ये माना जाएगा कि उसने संशय की स्थिति में भुगतान किया है और उक्त जो धनराशि है उसको उसे प्राप्त करने का हक है। उपधारा 3 की प्रवर्तनीयता और संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 किसी संस्थान में इस अधिनियम को लागू किए जाने के संबंध में कुछ शर्तें पूरा होना आवश्यक है। तो उपधारा 3 में कौन से संवैधानिक की शर्तें होना आवश्यक है? संस्थान को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे अनुसूची 1 में उल्लिखित किया गया हो, ठीक है। दूसरा, कम से कम 20 व्यक्ति उस संस्थान में, उस कारखाने में नियोजित हो, कार्यरत हो। और ऐसे संस्थानों में जहां 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना के समय से 3 साल और जिनमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना में 5 वर्ष बीत चुके हों, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या? संस्थान को किसी न किसी ऐसे उद्योग में लगा होना चाहिए जिसे अनुसूची 1 में दिया गया हो, और कम से कम 20 व्यक्ति उस संस्थान में नियोजित हों, और ऐसे संस्थानों में जहां 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना के समय से 3 वर्ष और जिनमें 10 से 50 के बीच कर्मचारी नियोजित हैं, स्थापना में 5 वर्ष बीत चुके हों। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोजक का दायित्व, मालिक का दायित्व केवल उसी समय उत्पन्न होता है जबकि संस्थान में 20 या उससे अधिक संख्या में कर्मचारी नियोजित किए गए हों। ये ज़रूरी नहीं है कि 20 कर्मचारी साल भर लगातार काम करते रहे हों, ठीक है। एक ऐसे कारखाने में जहां पहले 50 थे, अब 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित थे, और जो कारखाना स्वामियों में बंटवारा होने के कारण, जो कारखाना के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनमें बंटवारा होने के कारण अब 2 भागों में बंट गया है, और उनमें से एक के स्वामी के अधीन अधिनियम के लागू होने के बाद 50, पहले 50 अब 20 हो गया है, ठीक है, से कम कर्मचारी नियोजित हैं, 20 से कम कर्मचारी नियोजित हैं, वहाँ ऐसे कारखाने के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पे 20 या अधिक कर्मचारियों का संबंध कारखाना से है, ना कि उद्योग से, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं इसकी। तो धारा 2 का समुचित सरकार, धारा 2 का के अनुसार किसी संस्थान के संबंध में समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है। केंद्र सरकार का क्या तात्पर्य है? ऐसे संस्थान के संबंध में है जो कि केंद्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा संस्थान हो जिसका संबंध
किसी रेलवे कंपनी, महापत्तन, खान, रेल क्षेत्र, नियंत्रित उद्योग से हो या फिर ऐसे संस्थान के संबंध में हो जिसके कई सारे विभाग या शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हो। किसी ऐसे संस्थान के संबंध में जो कि उपरांत से अलग हो। समुचित सरकार का तात्पर्य जो है वो राज्य सरकार से है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2 क के बाद धारा 2 ख। धारा 2 ख है बुनियादी मजदूरी यानी बेसिक वेजेस। अधिनियम की धारा 2 ख में बुनियादी मजदूरी की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? धारा 2 ख में बेसिक वेजेस की परिभाषा। समावेशी है और अनावेशी यानी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव है, दोनों गुणों से युक्त है। पहले भाग में उन बातों को कहा गया है जो बुनियादी मजदूरी में शामिल हैं और बाद वाले भाग में उन बातों को कहा गया है जो बुनियादी मजदूरी में शामिल नहीं है। बुनियादी मजदूर में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त जो उपलब्धियां शामिल हैं जिन्हें कि वो उपार्जित करता है या फिर नियोजन की संविदा की शर्तों के अनुसार दोनों में से किसी भी मामले में छुट्टी या फिर अवकाश की मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। बुनियादी मजदूरी कर्मचारियों को नकद के रूप में दी जाती है या फिर देय होती है। तो कुछ बुनियादी मजदूरी में नहीं माना गया है, तो क्या क्या किस किस को बुनियादी मजदूरी में नहीं माना गया है वो आप देख लें। किसी खाद्यान्न रियायत का नगद मूल्य बुनियादी मजदूरी में नहीं माना गया है। महंगाई भत्ता नहीं माना गया है। मकान भाड़ा भत्ता नहीं माना गया है। अतिकालिक यानी ओवर टाइम भत्ता नहीं माना गया है। बोनस नहीं माना गया है और कमीशन या इसी प्रकार का कोई अन्य भत्ता जो कि कर्मचारी को उसके नियोजन के अनुक्रम में देय है नहीं माना गया है। और किसको नहीं माना गया है? नियोजक द्वारा दी गई भेंट जो होती है, नियोजक के द्वारा मालिक के द्वारा जो दी गई राशि होती है, भेंट होती है, उसको नहीं माना गया है वेजेस में। इस धारा के अनुसार महंगाई भत्ता का तात्पर्य ऐसे नकदी धनराशियों से है जिनका के भुगतान कर्मचारी को निर्वाह मूल्य यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने के कारण दिया गया है। तो ये था धारा 2 ख में क्या दिया गया है। अब धारा 2 ग में क्या है? धारा 2 ग में अंशदान के बारे में बात की गई है यानी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है, परिभाषा है। तो अंशदान का आशय क्या है? अंशदान का आशय ऐसे अंशदान से है जो कि अधिनियम के अंतर्गत गठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत किसी सदस्य के संबंध में देय हो। ठीक है, तो ये अंशदान की परिभाषा थी। अब धारा 2 ख में है नियंत्रित उद्योग के बारे में। 2 घ में नियंत्रित उद्योग के बारे में परिभाषा दी गई है। नियंत्रित उद्योग का क्या मतलब है? नियंत्रित उद्योग से कोई ऐसा उद्योग अभिहित है जिस पर कि भारत संघ का नियंत्रण लोकहित में संसद के अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया हो। उद्योग यानी विकास और विनिमय। ठीक है, तो उद्योग अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योग को लोकहित में भारत संघ के नियंत्रण में ले लिया गया है। इसके बाद धारा 2 अंग में क्या है? धारा 2 अंग में नियोजक की परिभाषा दी गई है। नियोजक का तात्पर्य है कारखाने का स्वामी, मतलब मालिक होता है। नियोजक का मतलब होता है मालिक। कारखाना का स्वामी या अधिभोगी, ऐसे स्वामी या अधिभोगी का अभिकर्ता, या फिर नियोजक का माना यह भी हो सकता है कारखाने के मृत स्वामी अधिभोगी का विधिक प्रतिनिधि, या कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7(1) के अंतर्गत कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित कोई व्यक्ति। ठीक है, ये जो है नियोजक का तात्पर्य था। किसी अन्य संस्थान के संबंध में नियोजन से कुछ अभिप्रेत है वो व्यक्ति अथवा अधिकारी जिसे कि संस्थान के मामलों पर पूर्ण और अंतिम नियंत्रण प्राप्त हो, या फिर जहां किसी संस्थान के मामलों का नियंत्रण किसी प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधक अभिकर्ता को सौंप दिया गया है, वहां उस प्रबंधक निदेशक या प्रबंधन अभिकर्ता। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2 च में क्या है। धारा 2 च में कर्मचारी की बात की गई है, कर्मचारी की परिभाषा है। तो धारा 2 च के अनुसार किसी व्यक्ति को कर्मचारी कहे जाने के पहले कुछ बातों को सिद्ध होना चाहिए। तो कर्मचारी होने के लिए कौन कौन सी बातें होना चाहिए? ये कि वो नियोजित हो, ये कि वो मजदूरी के लिए नियोजित हो, ये कि वो काम के लिए नियोजित है, चाहे वो काम शारीरिक श्रम से संबंधित हो या फिर अन्य प्रकार का काम हो, किसी भी प्रकार से संबंधित हो, वो नियोजित हो। ये कि काम एक कारखाना या फिर स्थापन के संबंध में है, और ये कि
वो अपनी मजदूरी नियोजक से प्राप्त करता हो, प्रत्यक्ष नियोजक से प्राप्त करता है। कर्मचारी के परिभाषा में ऐसा और कोई व्यक्ति आता है जो संस्थान के काम के संबंध में या ठेकेदार के द्वारा यानी माध्यम से नियोजित किया गया हो और संशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियुक्त संशिक्षु के अतिरिक्त संशिक्षु के रूप में यानी संस्थान के स्थायी आदेश के अंतर्गत अपॉइंट हो। लेकिन यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों ने उतने दिन काम किया हो जो किसी कर्मचारी को इस निधि का यानी इस धन का, इस लाभ का प्राप्त करने के लिए, इस निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। किसी व्यक्ति को एक कर्मचारी मानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो खुद उस संस्थान में नियुक्त किया गया हो। केवल इतना ही पर्याप्त है कि वो संस्थान के किसी काम के संबंध में नियुक्त किया गया हो। इसके अलावा ये भी आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए नियुक्त किया गया हो जिसमें कि शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़े, मजदूरी की जरूरत, मतलब शारीरिक काम से रिलेटेड किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, ये भी ज़रूरी नहीं है। कर्मचारी शब्द का मतलब है, कर्मचारी शब्द के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो कि किसी लिपिकीय या फिर अन्य कार्य के लिए या संस्थान से संबंधित किसी काम के लिए नियुक्त किया गया हो। धारा 2(6) कारखाने का उल्लेख करता है। कारखाने की परिभाषा जो है वो अधिनियम की धारा 2(6) में दी गई है। कारखाने से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ की कोई उत्पादन कार्य किया जा रहा है या फिर उत्पादित वस्तु की सफाई यानी फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि वो बाजार में विक्रय के लिए तैयार हो सके या ऐसी उपयुक्त दशा में बनाई जाए ताकि उसे बाजार में विक्रय के लिए रखा जा सके। तो कारखाने का उल्लेख धारा 2(6) में है। इसके बाद धारा 2(ज). धारा 2(ज) निधि का उल्लेख करता है। निधि से ऐसे भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसकी स्थापना इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत तैयार की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत की गई है और जिसमें कि अनुसूची 2 में वर्णित सभी या किन्हीं मामलों में अनुबंध किए गए हों। धारा 2(झ). धारा 2(झ) उद्योग की परिभाषा है। उद्योग शब्द से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसकी अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया हो और जिसका आशय किसी ऐसे उद्योग से है जो कि सीमेंट, सिगरेट, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल या साधारण इंजीनियरिंग उत्पादनों, लोहा या फिर इस्पात, कागज या ऐसे वस्त्र उद्योग से है जो कि पूरी तरह या फिर कुछ मात्रा में रुई, ऊन, जूट या जिसको जूट पटसन कहते हैं या फिर ऐसा सिल्क जो कि प्राकृतिक या फिर कृत्रिम हो, मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो। इसके अंतर्गत ऐसे उद्योग भी शामिल हैं जिसे कि धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार अनुसूची में बढ़ा दे। ठीक है। इसके बाद धारा 2(य). इसमें सदस्य के बारे में परिभाषा दी गई है। सदस्य शब्द से इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत स्थापित भविष्य निधि का सदस्य अभिप्रेत है। अब धारा 2(ट) में कारखाना की अधिभोगी की परिभाषा दी गई यानी ऑक्यूपियर ऑफ अ फैक्ट्री। अधिभोगी शब्द क्या है? अधिभोगी शब्द से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो कि या तो प्रोपाइटर है या फिर अन्य रूप में कारखाने का अधिभोगी बनाने का हकदार है और इसकी क्रिया प्रणाली पर नियंत्रण रखने की शक्ति से युक्त है, चाहे भवन पर आधिपत्य कब्जा हो, प्राप्त किए गए हो या फिर नहीं हो, और यहाँ तक कि चाहे वह उस काम को एक अभिकर्ता के माध्यम से कराता हो, उसे अधिभोगी ही कहा जाता है। इसलिए अधिभोगी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि मात्र एक सेवक है और जिसे कि उसके कर्तव्यों के पालन में किसी मशीनरी, कर्मचारी या फिर कार्यालय पर नियंत्रण प्रदान कर दिया गया है। अधिनियम में अधिभोगी शब्द की परिभाषा विस्तार से नहीं दिया गया है। अधिभोगी शब्द साधारण रूप में ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में उल्लेख करता है, सीमित नहीं है, निर्दिष्ट करने की इसमें सीमित नहीं है। जिससे कि एक अधिभोगी शब्द जो है साधारण रूप में ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करने तक ही सीमित नहीं है जिससे कि एक कारखाना पर कब्जा या फिर आधिपत्य और नियंत्रण प्राप्त है। एक अधिभोगी यानी ऑक्यूपियर अस्थायी रूप में कारखाना का नियंत्रक होता है और वो
कब्जा युक्त जो स्वामी है या फिर पट्टेदार या बंदगी कह लीजिए, वो हो सकता है, मालिक एक तरह से। कोई व्यक्ति किसी कारखाने का अधिभोगी है यानी नहीं है, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो अधिभोगी नहीं है या फिर है, इसके लिए क्या चाहिए? क्या उस व्यक्ति को कारखाने का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए करने का अधिकार प्राप्त है जिसके लिए वो उस कारखाने का निर्माण किया गया है और जो कार्य की उस कारखाने में संचालित किया जाता है? या फिर क्या उसे उस कारखाने को विनियमित और नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है? या क्या उसे कारखाने पर सर्वोच्च यानी प्रिडोमिनेंट कब्जा और साधारण अधीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, तो ये कारखाने के अधिभोगी में इन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं धारा 3। धारा 3 जो है वो अधिनियम का लागू होना। अधिनियम ऐसे संस्थान पर लागू होता है जो कि एक ऐसा कारखाना है जो कि अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी उद्योग में संलग्न हो और जिसमें कि 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, कार्यरत हों। लेकिन अधिनियम की धारा 3 जो है वो केंद्रीय सरकार को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो इस अधिनियम को इस प्रकार के स्थानों पर लागू कर दे जिसके कर्मचारी किसी अन्य स्थान के कर्मचारियों के साथ संयुक्त भविष्य निधि और उसके ऊपर ये अधिनियम लागू होता है। ठीक है, उन्हीं के ऊपर जिसके ऊपर ये अधिनियम लागू होता है। केंद्र सरकार गजट सूचना द्वारा ऐसा इस शर्त के अधीन कर सकती है कि अधिनियम की धाराएं दूसरे संस्थानों में भी लागू होगी। अब धारा 4 है अनुसूची में अनुवृद्धि की शक्ति। धारा 4 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गजट सूचना द्वारा किसी अन्य उद्योग को अनुसूची 1 में जोड़ सकती है, बशर्ते कि वो उस उद्योग में लगे कर्मचारियों के बारे में केंद्र सरकार की ये धारणा हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत उन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना बनाई जानी चाहिए। सूचना जारी किए जाने के बाद इस अधिनियम के उपबंध उस अधिष्ठान पर लागू होंगे। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी की गई कोई भी सूचना अविलंब संसद में समक्ष रखी जाएगी, बिना विलंब किए संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रस्तुति हित लाभ अधिनियम 1967 क्या है, यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 किस बारे में उल्लेख करता है? 1961 के पहले हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो कि पूरे देश में महिलाओं की मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए लागू किया जा सके। तो केंद्र सरकार एक ऐसा कानून पारित करना चाहती थी जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए कानून पारित कर लिया था, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा मातृत्व लाभ प्रदान करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया था। फिर राज्य सरकार के मातृत्व लाभ कानूनों में एकरूपता नहीं थी। इस तरह केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले संस्थाओं में भी मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए कोई भी कानून पारित नहीं किया गया था। इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए और पूरे देश में महिलाओं के मातृत्व लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 1961 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1967 कहा जाता है। पूरी तरह अगर एक लैंग्वेज में कहे तो मातृत्व लाभ के लिए महिलाओं के लिए ये अधिनियम था। क्या नाम था, क्या पारित किया गया? मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। तो ये कानून जो है वो 1961 से ही पूरे देश में लागू और समय समय पर इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन भी किया जाता रहा। कुछ कई नई चीज़ें भी अमेंडमेंट की जाई, जोड़ी गई। तो कुछ इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं क्या है इसमें। तो ये जो कानून है मातृत्व, इस कानून को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किन किन बातों को? ये कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, वैसे ये कानून केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, लेकिन राज्यों में इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, इस कानून के द्वारा महिला कर्मचारी को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ देकर के सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसी कारण इस कानून को सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब लाभ प्राप्त करने की क्या विधि है? प्रोसीजर ऑफ बेनिफिट।
इस कानून में मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए एक तरीके की चर्चा की गई है। किस तरीके की? मातृत्व लाभ होने वाली जो महिला कर्मचारी हैं उनको अपने मालिक को एक आवेदन देना होगा, जिसमें मालिक को ये सूचित किया जाएगा कि वो महिला मां बनने वाली है। संभावित तिथि, अप्रॉक्सीमेट डेट। इस आवेदन पत्र में वो महिला एक ऐसे संभावित तिथि यानी अप्रॉक्सीमेट डेट की चर्चा करेगी जिस दिन वो मां बनने की आशा करती है। ठीक है। नामित व्यक्ति कौन होगा, यानी नॉमिनी किसको डालेगी वो? तो आवेदन पत्र में वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम देगी जो यदि मातृत्व की स्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लाभ की राशि प्राप्त करेगा, तो वो होगा नॉमिनी। ठीक है, उसको आवेदन में ये देना होगा। और चौथा, मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट। उस महिला कर्मचारी को आवेदन पत्र के साथ किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि वो महिला मतलब सचमुच में मां बनने वाली है। ये उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ये प्रावधान उन महिलाओं पर लागू नहीं माना जाएगा जो महिला असम राज्य में जाकर के बसी हो। ठीक है, ये बातें ध्यान देने वाली है। ये कानून जो है मातृत्व लाभांतर, ये उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो कि असम राज्य में जाकर के बसी हो, यानी अप्रवासी हो और अप्रवासन के समय गर्भधारण कर चुकी हो। ठीक है। लाभ की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ बेनिफिट क्या होगा? तो इस कानून के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में कुछ बातें कही गई है। उस महिला कर्मचारी की मातृत्व लाभ के रूप में 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी, जिसमें कि 6 सप्ताह बच्चा होने के पहल और 6 सप्ताह बच्चा होने के बाद, कुल मिलाकर के 12। कुल लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस अवधि में उसे प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। ठीक है, औसत प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर भुगतान दिया जाएगा। जिस दिन वो पहले 6 सप्ताह की छुट्टी पर प्रस्थान करेगी उस दिन उसे पहले 6 सप्ताह के पैसे का अग्रिम भुगतान कर दिया जाएगा। पहले से 6 सप्ताह वाले को पहले दे दिया जाएगा। बच्चा पैदा होने की सूचना वो शीघ्र ही मालिक को दे देगी। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर मालिक जो है वो बाकी बचे जो 6 सप्ताह है उसके पैसे का भुगतान कर देगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस कानून के अंतर्गत महिला कर्मचारी को चिकित्सा बोनस दिया जाता है जो कि वर्तमान समय में अब 1000 रुपये है। यदि कोई महिला गर्भपात का शिकार हो जाए तो इसकी सूचना वो शीघ्र ही मालिक को दे देगी। सूचना प्राप्त करते ही मालिक उस महिला कर्मचारी को 6 सप्ताह की छुट्टी प्रदान करेगी। इस 6 सप्ताह की अवधि में उसे लाभ ADM के आधार पर दिया जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन इसका ये निकला कि ये कानून लगभग पिछले 51 वर्षों से देश में लागू है। इसके आने के बाद अब महिला कर्मचारी चाहे वो कहीं भी काम कर रही हो उन्हें मातृत्व लाभ मिलने लगेगा। इस कारण इस कानून को महिलाओं के लिए एक वरदान कहा जाता है। इस कानून के आने से अब देश में मातृत्व लाभ अधिनियमों की एकरूपता आ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें जो 2012, 15 और 17 में जो EPFO का एग्ज़ाम हुआ था उसके आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी पूरा, मतलब एक आपका प्रैक्टिस टेक्स्ट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो भी अब तक इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में अब तक आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन के लिए एक आपको मिलेगा जिसमें आपको 50 to 60 क्वेश्चन होंगे जिससे आपके ये रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक